गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जब मैंने कल ये सजेस्ट किया कि आज प्रेम पर बातचीत करेंगे, प्रेम यानी लव, तो जैसी कि उम्मीद थी, कुछ लोगों को लगा कि अब तो मैं भाग रहा हूं मैदान से। नहीं मेरे दोस्त, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मैदान से भागें। प्रेम पर बात करने का मतलब ये नहीं है कि लड़के और लड़की के बीच के इश्क पर बात करना। मामले बड़े गहरे हैं और गहरे रूप में ही उन्हें देखा जाना चाहिए। प्रेम की कोई मुकम्मल परिभाषा अभी तक नहीं बनी। प्रेम का जितना विकास हुआ है उसकी उतनी ही परिभाषाएं घड़ी गई हैं और हर व्यक्ति का प्रेम अलग है और उसकी अपनी परिभाषाएं भी अलग हैं। ये सच है कि हम प्रेम के बिना जी नहीं सकते और ये सच है कि प्रेम घृणा से लड़े बिना भी जी नहीं सकता। ये दोनों बाइनरी पोजीशन में चलती हैं, प्रेम और घृणा। ये जो घृणा का जो वातावरण चल रहा है और इस घृणा के वातावरण को काफी अभी इंटेंसिफाई किया गया है। पहले मैं सोच रहा था कि सामाजिक प्रेम पर पीछे बोलूंगा, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक मित्र हैं असीम त्यागी, उनका अनुरोध था कि नहीं, जो अभी चल रहा है उस पर पहले बोलना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर उनकी बात का ख्याल रख के मैं पहले बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। अभी जो पूरे देश में एक तरह से मीडिया में खासतौर पर आंधी चल रही है, डिसइंफॉर्मेशन की जो आंधी चल रही है, उस आंधी के केंद्र में जो चीज दांव पर लगी हुई है वो है हमारे देश में जो लंबी परंपरा है सांप्रदायिक प्रेम की, सामाजिक प्रेम की। इस परंपरा को चुनौती दी जा रही है। आपको सतह पर लगता होगा कि मीडिया में जो छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, डिसइंफॉर्मेशन आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें खाली यहीं के लोग पैदा कर रहे हैं और कुछ गिरोह हैं नीचे जो स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं और जाके हमले बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। घृणा का कार्य व्यापार कभी भी स्वतः स्फूर्त नहीं होता और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं होता। जो लोग सामाजिक विभाजन और सामाजिक विद्वेष, सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक विद्वेष को डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के जरिए प्रसारित कर रहे हैं, वे लोग तो बस एक खिलौना मात्र हैं, मोहरे हैं। ये एक बड़ा मॉडल है, एक ग्रांड मॉडल है जो कि कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के तहत 9/11 के बाद पूरी दुनिया में अंधड़ की तरह फेंका गया है। हमारे यहां सारी राजनीतिक पार्टियां इसको एकदम लोकल फिनोमिना के तौर पर देख रही हैं। ये लोकल फिनोमिना नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रवाह है इस्लाम और मुसलमान विरोधी, जो 9/11 की घटना के बाद सारी दुनिया में प्रवाहित किया गया, उस प्रवाह का एक हिस्सा है। और यहां जो आपको तमाम किस्म के ये जो छोटे मोटे मोहरे दिखाई देते हैं ना, कोई बालवी है, कोई तिवारी है, कोई चौबे है,
कहीं कोई साइबर सेल है, कहीं कुछ और पार्टी है। ये नमूने हैं, ये खाली खिलौने हैं। उस अंतरराष्ट्रीय जो फ्लो, जो मुसलमान विरोधी और इस्लाम विरोधी जो फ्लो सीआईए और पेंटागन के नेतृत्व में सारी दुनिया में संचालित किया गया, ये उस फ्लो का हिस्सा है। हमारे यहां मुश्किल क्या है कि हमारे यहां लोग लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन शत्रु को छोटा करके। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और छोटा करके नहीं देखना चाहिए। भारत के एक बड़े समाज शास्त्री थे, समाज विज्ञानी थे, धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो कि मैं बार बार शेयर करता हूं, आपसे भी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि फेसबुक लाइव पर यह पहली बार सिलसिला शुरू किया है। धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कही थी, अगर आपको किसी भी चीज को देखना हो तो उसको व्यापक फलक पर रखकर देखो। आप फेक न्यूज के अगर छोटे फलक पर रखकर देखेंगे इस्लाम विरोधी और मुसलमान विरोधी कैंपेन को, तो आपको यह चीज समझ में नहीं आएगी। आपको ये छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं लगेंगी। ये छोटी मोटी जो हिंसा की घटनाएं गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, गांव में छोटे दुकानदार, मकानदार, इन सबके बीच में घट रही हैं, ये एक बहुत बड़े फ्लो और बहुत बड़े पर्सपेक्टिव का हिस्सा है। और वह पर्सपेक्टिव निर्मित किया है कोल्ड वॉर की जो नई राजनीति है, जो 9/11 के बाद शुरू हुई है सारी दुनिया में, ये उसका हिस्सा है। इसलिए बहुत इजी लगता है हमें कि मुसलमान हिंसक होते हैं, मुसलमान विस्फोटक होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात होगी, पाकिस्तान क्या है? मुसलमान देश है। कैसे लोग हैं वहां के? सब वायलेंट हैं। किसने इमेज बनाई है? अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान में सब टेररिस्ट रहते हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान रहता है। अफगानिस्तान में गुलबुद्दीन हिकमतयार रहता है। सऊदी अरब में कौन रहता है? बिन लादेन रहते हैं। लाइन लगा के पूरा का पूरा एक कल्ट पूरी दुनिया में एक फिनोमेना डेवलप किया गया, जिसमें कि यह चीज हमारे जहन में उतारी गई है कि आप दुनिया में कहीं पर भी नजर डालें तो आपको मुसलमान देशद्रोही और आतंकी नजर आएगा। भारत में यह फिनोमेना थोड़ा सा देर से आया है, लेकिन आया है और अभी वो अपनी जवानी पर है। ये जो फेक न्यूज की जो फैक्ट्री हिंदुस्तान में चला रहे मुसलमानों के खिलाफ, इस फेक न्यूज की फैक्ट्री में पहले भी कह चुका हूं, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री सीआईए और पेंटागन के बड़े डिजाइन का, बड़े विश्वव्यापी मॉडल का, इस्लाम विरोधी मॉडल का एक अंतर्गठित हिस्सा है। हो सकता है कि सीआईए उनको डायरेक्ट पैसा न देता हो, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें हैं। कि सांप्रदायिक संगठनों को और खासतौर पर हिंदू सांप्रदायिक संगठनों को देश के अंदर और देश के बाहर, अमेरिका में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से बड़े पैमाने पर फंडिंग करती रही हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है चीजें। कोई भी नेट पर जाए और देख ले। ये वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पैसे नहीं देती। इसलिए जो अभी फेक न्यूज का जो बवंडर चल रहा है, और खासतौर पर कोरोना के आने के बाद में इसने एक नई दिशा ग्रहण की है। काफी लंबे समय के बाद नागरिकता के जो नए कानून आए, उनके खिलाफ में जो पूरे देश में मुहिम चली, उस मुहिम ने हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक बृहत्तर यूनिटी विकसित की। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सबके बीच में एकता विकसित की। उस एकता से वे लोग दुखी हैं और वे चाहते हैं पुनः उस एकता को तोड़ा जाए।
और ये जो नई जो मुस्लिम विद्वेष की लहर है, कि मुसलमान माने कौन? कोरोना फैलाने वाला। मुसलमान माने कौन? जो हिंदुस्तान को नष्ट करने वाला। ये जो जहर हमारे जहन में उतारा जा रहा है, ये जहर उस बृहत्तर कैंपेन का हिस्सा है जो 9/11 के बाद में सारी दुनिया में पेंटागन और CIA ने जारी किया था, और उसमें सारा मीडिया शामिल था दुनिया का। आप नाराज मत होइए, यहां के मीडिया वाले जो कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष को बचाना है और उसे सरकार में लाना है। नहीं, अगर ये नेता नहीं भी आए होते और मनमोहन सिंह की सरकार रही होती, तब भी तो ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे। और फर्ज कीजिए कि 2014 में, 2019 में मनमोहन सिंह ही जीत गए होते, हिंदू मुसलमान होता कि नहीं होता? होता। जैसा कि मार्क्स कहते थे, याद रखिए इस बात को, सामाजिक विकास की गति के नियम मनुष्य की चेतना से परे सक्रिय रहते हैं। ये सरकारें, अगर ये मोदी सरकार के अगर हाथ में होता कि वो इसे नियंत्रित कर सकते थे तो कर लेते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार इस्लाम और मुसलमान विरोधी विचार प्रक्षेपित कर दिए गए, तो वे कुछ अवधि के बाद एक तरह से भौतिक शक्ति बन जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। ये विचार खाली प्रक्षेपित नहीं कर रहे, बल्कि ये बम प्रक्षेपित कर रहे हैं आम जनता के बीच में, जिससे कि आम जनता एक तरह से टाइम बम की तरह लोगों के ऊपर हमले बोले। इसलिए ये जो फेक न्यूज का जो फिनोमेना है, जो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो फिनोमेना है, इसको लोकल दिखता जरूर है। आप जान लीजिए, इसे दो चीजों के लोग, एक तो साम्राज्यवाद के लोग जो साम्राज्यवाद की नीति के पक्षधर हैं। ये साम्राज्यवाद कैसे दाखिल होता है? साम्राज्यवाद कभी भी बाहर से दाखिल नहीं होता, वह लोकल एजेंट के जरिए दाखिल होता है। और दूसरा, घृणा के प्रचारक कभी भी बाहर से सीधे दाखिल नहीं होते, वे लोकल एजेंट के जरिए दाखिल होते हैं। इसलिए ये भूल नहीं करनी चाहिए, समझने में भूल नहीं होनी चाहिए। एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम कैंपेन का गोमुख है पेंटागन और CIA। और ये अमित मालवीय और साइबर सेल तो ये छोटी छोटी नदियां हैं। ये लगातार उस सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं कैंपेन की अपनी आइडियोलॉजी और रणनीति के लिए, जिन चीजों को CIA के एजेंटों ने तैयार किया है, मुसलमान विरोधी कैंपेन के लिए तैयार किया है। आपने कभी आज से पहले, इस कैंपेन के आने के पहले, इस तरह का हेट भरा कैंपेन कभी मीडिया में देखा? नहीं। यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है और इस सुनियोजित योजना को समझने की जरूरत है। इसलिए इससे कैसे लड़ेंगे आप? एक तरीका वह है कि हम राजनीतिक लेखन करें। इसको फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, मीडिया, जहां पर भी हमसे संभव है, हम इसको उजागर करें, लोगों को बताएं, समझाएं, लोगों का दिल जीतें। इस कैंपेन का जानते लक्ष्य क्या है? मैं आज एक अपने मुस्लिम दोस्त का मैं पोस्ट पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे वो तो चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं और गरीब मुसलमान हैं, वो इस हमले से उत्तेजित होकर मैदान में निकले और वायलेंस करें। वायलेंस का उत्तर वायलेंस नहीं है, आप जान लीजिए इसे।
आप कोई भी रणनीति बनाइए, लेकिन वायलेंस की रणनीति मत बनाइए। वो चाहते हैं कि मुसलमानों में जो पिछड़े हुए लोग हैं, और ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरोह हैं वहां पर भी जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि वो लोग निकले और वो जवाबी कार्रवाई करें। इस ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए, एक चीज बहुत सीरियसली कह रहा हूं मैं ये बात, यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन की जनता बड़े पैमाने पर स्ट्रगल कर रही थी, और उस पूरे के पूरे फिलिस्तीन के स्ट्रगल को डैमेज करने के लिए इजराइल और सीआईए ने हमास जैसे संगठन को पैदा किया। बहुत ही मिलिटेंट पोस्चर के साथ पैदा किया। और आज स्थिति यह है कि अल फतह जो संगठन था, जिसने कि लंबे समय तक 5 दशक से ज्यादा जिसने लड़ाइयां लड़ी, आज वो साइडलाइन हो चुका है और फंडामेंटलिस्टों ने वहां पर टेक ओवर कर लिया। जो उग्रवादी लोग हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये वे लोग हैं जो कि सीधे इजराइल की सब्सिडीज पर पले और बड़े हुए। हमारे यहां हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो सीधे शीत युद्ध की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आरएसएस उनमें से एक है। मुसलमानों के कई संगठन है जो इसमें जुड़े हुए हैं। हम सबकी रणनीति यह होनी चाहिए कि हम कोल्ड वार के वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन से बाहर निकलकर देखें। शीत युद्ध राजनीति के कैटेगराइजेशन और कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो आप उसी ट्रैप में फंसेंगे जिस ट्रैप में फंस के फिलिस्तीन की अल फतह जैसे संगठन बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान को सीआईए की कैटेगरी में रख के मत सोचो। सीआईए जो कैटेगरी देता है सोचने की, उससे मत सोचो। सीआईए तो चाहता है, आरएसएस चाहता है कि लोग सोचे बार बार हिंदू और मुसलमान सोचे। नहीं भाई, हिंदुस्तान में मनुष्य रहते हैं और यह मनुष्यों का समाज है। यह हिंदुओं का समाज है ना मुसलमानों का समाज है। हिंदुस्तान किसका देश है? यह मनुष्यों का देश है। हिंदुस्तान न शूद्रों का देश है, न ब्राह्मणों का देश है। जो लोग लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण हिंसा, शूद्र हिंसा करते रहते हैं, वे लगातार सीआईए के एजेंडों को प्रमोट कर रहे हैं। सीआईए चाहता है, हमारे यहां सीआईए के द्वारा फंडेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडेड संगठन जो काम कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि लोग जाति और धर्म के नाम पर विभाजित बने रहें। आप जान लीजिए, जाति का चाहे जितना मिलिटेंट संगठन बनाइए, जाति का जो संगठन खड़ा होगा वो अल्टीमेटली सांप्रदायिकता की गोद में जाएगा और हिंदू सांप्रदायिकता की गोद में जाएगा। क्योंकि जाति जो है वो धर्म का हिस्सा है। जाति जो है लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो पूरे समाज को जाति और धर्म की चेतना के बाहर लाना होगा और पूरे समाज को मनुष्य के तौर पर और नागरिक के तौर पर संबोधित करना होगा। तौर पर हमने संबोधित करना ही बंद कर दिया है। तो यह तो उनकी सबसे बड़ी जीत है। आरएसएस की सबसे बड़ी जीत है ये कि सारा देश हिंदू मुसलमान की कैटेगरी में सोच रहा है और बात कर रहा है। आरएसएस जीता या हारे ये इमैटेरियल है, लेकिन ये तो उसकी विक्ट्री है। सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा बनाई गई ग्लोबल जो एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा बनाई गई जो पदबंध और कैटेगरीज है, अवधारणाएं, उनमें हम लोग सोचना बंद करें। अगर हम चाहते हैं कि सचमुच में भारत को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता को बचाना चाहते हैं, हम लोगों ने एक ऐसा बवंडर तैयार किया है कि हमें अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, कोली, ये तेली, तमोली, ये इसके जातियों के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। छी! अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अब फेसबुक और साइबर टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं।
आप अपनी पहचान तो एक मनुष्य की पहचान के तौर पर, नागरिक की पहचान के तौर पर विकसित कर लीजिए और मान लीजिए और उसे व्यवहार में लाइए। अभी भी आप 14वीं, 15वीं, 16वीं, 12वीं, 11वीं शताब्दी में जो पहचान आपको दी गई थी, आप उसी में जीना चाहते हैं। यही तो चाहती है कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स आपको अतीत की आइडेंटिटी के इश्यूज में उलझा के रखना चाहती है, अतीत के मेडिवल पीरियड के विद्वेषों में उलझा के रखना चाहती है। मैं ज्ञान नहीं बांटने आया हूं आपके बीच में, मैं किताबों के नाम नहीं बताऊंगा, मैं लेखकों के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा समर्थ लोग हैं यहां। मैं एक सामान्य व्यवहारिक राजनीति की बात कर रहा हूं कि व्यवहार के स्तर पर जो चीज चल रही है वह चीज स्थानीय नहीं है, लोकल नहीं है, वह एक ग्लोबल फिनोमेना का अंतर्ग्रथित हिस्सा है और इससे हमें निकलने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि नागरिक की पहचान, नागरिक के अर्थ, कोशिश कीजिए उसे अर्जित करो। कोशिश कीजिए कि मनुष्य की धारणा और मनुष्य की चेतना को अर्जित करो। थोड़ी देर के लिए इसे सोचो तो सही, कैसे प्रेम करोगे? हिंदू मुसलमान करके प्रेम करोगे? जंगली बन के प्रेम नहीं हो सकता, सामाजिक बन के ही प्रेम हो सकता है। और सामाजिक तभी बनते हैं जब आपके पास में सामाजिक पहचान हो। हमारे पास में सभ्यता की दी हुई सामाजिक पहचान, नागरिक की पहचान है जो हमारे संविधान ने दी है। नागरिक की पहचान के सामने सारी पहचान बौनी है। नागरिक के अधिकारों के सामने सारे जो पहले के आए हुए अधिकार हैं वो बौने हैं। धर्म ने मुझे कोई अधिकार नहीं दिए थे, वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, मुझे कोई अधिकार नहीं दिए थे। मुझे जो अधिकार मिले वो हिंदुस्तान के संविधान से अधिकार मिले, हिंदुस्तान की संसद ने अधिकार दिए और ये हिंदुस्तान की संसद और संविधान को हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम की कुर्बानियों के जरिए पैदा किया गया और निर्मित किया गया। ये खाली पटेल और नेहरू और गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की देन नहीं है, ये जान ले आप। अगर आप अपनी उपलब्धियों को और अपनी पहचान के नए रूपों को अगर आप नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा इसे? अमेरिका तो चाहता है, क्यों ट्रंप हमें प्यार करता है, हमारे पीएम को, इसलिए नहीं कि पीएम के कुर्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए नहीं कि पीएम की दाढ़ी बहुत अच्छी है, वो इसलिए प्यार करता है कि पीएम के विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पीएम के विचार मिलते हैं उनसे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप ये गलती न करें। वो चाहते हैं कि आप इसमें उलझें। मैं चाहता हूं कि आप इससे निकलें और दूर की सोचें। आपके ऊपर जितने भी हमले हो, मुसलमानों के ऊपर जितने भी हमले हो, कोई रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। मर जाओ, पिट के मर जाओ, लेकिन जवाब मत देना। हम देखना चाहते हैं उनके हाथों में कितना दम है। बहुत गोलियां खाई हैं हमारे लोगों ने, बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत यातनाएं झेली हैं, लेकिन उसके बाद ये लोकतंत्र मिला है, जान लीजिए आप। पहले लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान की संप्रभुता पर हमला किया था बाहर के लोगों ने, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने। लेकिन अभी मुसीबत यह है कि अपने ही लोग हमले कर रहे हैं, जो इस देश के ही रहने वाले वही हमले कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे इस देश पर हमले करके किसका नुकसान कर रहे हैं। हां, लेकिन वे ये जानते हैं कि वे ये हमले करके किसका फायदा कर रहे हैं। वे जानते हैं कौन सी चीज होगी महत्वपूर्ण। गांधी सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, अहिंसा सबसे ज्यादा रिलेवेंट है अभी। नो वायलेंस, सिर्फ सत्य और सत्य, सिर्फ सत्य बोलते रहो।
ये धराशायी हो जाएंगे। ये जितनी हिंसा करें सारी हिंसा पराजित होगी, आप तय मान लीजिए। अहिंसा, सत्य, ये दो बहुत बड़े औजार हैं, इनके जरिए आप इन्हें हरा सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी हमले से उत्तेजक पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ नीचे फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही है, जहां एक तरफ डिस इंफॉर्मेशन की फैक्ट्री चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जब आप लिखते हैं तो एक और चीज चल रही है जिसे हम लोग कहते हैं कानूनी टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद। आपने कुछ लिखा, आपके खिलाफ एफआईआर हुई, अब आप बेटा मुकदमा लड़ते रहो। एक नहीं 4 जगह एफआईआर होंगी। देखते हैं साले कैसे लिखता है तू हमारे खिलाफ, क्या हिम्मत है तेरी। एक तरफ जमीनी स्तर पर आतंकी हमले हो रहे हैं ये फेक न्यूज के बहाने, और वहीं दूसरी तरफ कानूनी आतंकवाद का सहारा लिया जा रहा है लोगों की जवान बंद करने के लिए। किसी के भी साथ ये दुर्घटना हो सकती है, कभी भी किसी के भी घर पुलिस आ सकती है। फिर भी सच बोलना बंद नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, कोई भी कॉस्ट देनी पड़े, गांधी से ज्यादा कीमत आप नहीं देंगे, सच बोलने की भगत सिंह से ज्यादा कीमत आप नहीं देंगे। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो वैसी ही कीमत देनी होगी, आपको जान देनी होगी, लेकिन सच को नहीं छोड़ना होगा। झूठ की फैक्ट्री को एक्सपोज करने के लिए जो कि नीचे जमीनी स्तर पर वे सामाजिक आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, वहीं वे दूसरी तरफ आपका मुंह बंद करने के लिए कानूनी आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। इन दोनों ही किस्म के आतंकवाद से आपको लड़ना होगा, और किसके जरिए? अहिंसा और सत्य के जरिए। अहिंसा का जानते हो कोई विकल्प नहीं है। लोगों का दिल जीतने के अलावा, लोगों से प्यार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत घृणा फैलाई गई थी ब्रिटिश पीरियड में, बहुत घृणा फैलाई गई थी मुसलमानों के खिलाफ में, हिंदुओं में कम घृणा नहीं फैलाई गई थी, और उसका कल्मिनेशन हुआ था भारत विभाजन में। कई लाख लोग मर गए। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, सेकुलरिज्म आया, संविधान आया, लोकतंत्र रिवाइव हुआ, और 70 साल तक लोकतंत्र ने शानदार फंक्शन किया। जाहिर है कि जितनी एफडी आपने जमा की थी वो खर्च हो गई है लोकतंत्र की। अब फिर हमले हो रहे हैं, तो फिर कुछ एफडी जमा करो, कुछ पूंजी फेंको, कुछ त्याग करो, बलिदान करो। लोकतंत्र बलिदान मांग रहा है आपसे। लोकतंत्र वायलेंस नहीं मांग रहा है आपसे। लोकतंत्र बंदूक और हिंसा की डिमांड नहीं कर रहा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं उनसे लोकतंत्र त्याग और बलिदान मांग रहा है। आप इसके लिए तैयार रहें। सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं ये लोग, कुर्बानी से। ये जान लीजिए आप, ये जानते हैं कि कुर्बानी को, कि उसकी कीमत होती है, वो बेकार नहीं जाती। कुर्बानी की कीमत जो शासक वर्ग है वो समझता है कि जनता अगर किसी सत्य के प्रश्न पर कुर्बानी दे रही है तो अल्टीमेटली सत्य जीतेगा। हम सत्य के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। सत्य के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो गांधी को उससे भी सीख लो। और मजदूर तो बनाई इसीलिए, सारी लड़ाइयां हारता रहा है और लड़ता रहा है सारी जिंदगी लड़के। मजदूर जीवन में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां होती है जिन्हें वो जीतता है, लेकिन सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ता है। किसके लिए लड़ता है वो? अपने लिए भी लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। और कैसे लड़ता है? पीसफुल ढंग से। मजदूरों ने सीखा, हिंदुस्तान के मजदूरों ने गांधी से सीखा कैसे पीसफुल मूवमेंट किए जाएं। ये धरने, भूख हड़ताल,
ये तमाम किस्म के जुलूस, रैली, ये जो फिनोमेना है, ये भारत में मजदूरों ने भी सीखा, आप भी सीखें। तो कोल्ड वॉर की राजनीति को आप कैसे ध्वस्त करेंगे? आप सोचिए, कीचड़ से क्या कीचड़ साफ हो सकती है? नहीं। घृणा को घृणा के जरिए आप परास्त नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए यह विषय रखा था कि हम प्रेम पर बात करें। प्रेम बहुत जरूरी चीज है। फिजिकल प्रेम भी जरूरी है, सामाजिक प्रेम भी जरूरी है, राजनीतिक प्रेम भी जरूरी है, धार्मिक प्रेम भी जरूरी है। प्रेम बहुत जरूरी चीज, प्रेम के बिना कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। प्रेम जीवन की धुरी है, प्रेम ना हो तो जीवन बेकार है। मसलन किसी लड़के ने, जो मेरा विद्यार्थी, उसने मेरे पैर छुए, प्रणाम किया मुझसे, जैसे ये पैर न छुए, खाली प्रणाम किया, और मन में अंदर से गालियां दे रहा हो। आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रणाम मुझे लगेगा? नहीं। मुझे प्रणाम लगे, पहुंचे, मुझे अच्छा लगे, इसके लिए क्या जरूरी है? मैं जिसे प्रणाम करता हूं उसे मैं प्यार भी करता हूं कि नहीं करता? अरे कुछ ना सही, भक्ति आंदोलन के कवियों से सीख लो। भक्ति कब सार्थक होती है? भक्ति आंदोलन की दो ही चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, और वे चीजें आज भी मेरी ताकत है, आपकी भी ताकत है, समाज की भी ताकत है। भक्ति आंदोलन के लेखकों ने भगवान के लिए नहीं लिखा, ये ध्यान से रखिए आप। भगवान तो निमित्त मात्र है। भक्ति आंदोलन की धुरी है ज्ञान और प्रेम, ये दो ही चीजें हैं व्यक्ति आंदोलन की धुरी, जिसने साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया और यहां की तमाम किस्म की सामाजिक बौद्धिक संरचनाओं को बदला। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये जो ज्ञान और प्रेम, इसका मिला के रसायन तैयार कीजिए। वे लोग घृणा और विद्वेष का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञान के नाम पर। लेकिन हमें नॉलेज चाहिए, और नॉलेज और प्रेम चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। बिना नॉलेज, प्रेम के बिना नॉलेज नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना प्रेम भी नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं अपनी बता सकता हूं, मैं आपकी नहीं जानता। जानते हैं, मुझे कभी कभी बहुत अजीब सी परेशानी होती है। जब मैं किसी विदुषी स्त्री को देखता हूं तो मुझे बड़ी कोई सुंदर हो देखने में तो और भी ज्यादा अपील करती है, अच्छी लगती है। अगर परिचय हो तो उसकी प्रशंसा करना भी अच्छा लगता है। और जब मैं कभी वो सामान्य सी औरत जो कि एकदम सजी नहीं है, संवरी नहीं है, उसे भी देखता हूं, साधारण सी औरत, तो वो भी बड़ा अपील करती है, मन को स्पर्श करती है, और मन करता है उससे भी 5 मिनट बात करूं प्यार से। अपनी मैं कह सकता हूं, मुझे ये भेद नजर नहीं आता, ये अशिक्षित और शिक्षित का, सजी संवरी सुंदर और असुंदर और बिना संवरी औरत का। क्योंकि मुझे सारी औरतें अच्छी लगती हैं। मेरे दिमाग में यह चीज कभी नहीं आती कि वे लोग जो कि आरएसएस करते हैं और जो फेसबुक में मेरे दोस्त हैं और मुझे गाली नहीं देते, बस इतना मेरी इज्जत रखते हैं वो, मैं उनसे नफरत करता ही नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। और मुझसे कई लोग कहते हैं कि ये क्यों लिख जाते हैं, इनको क्यों रहने देते हो, निकाल क्यों नहीं देते हो? मैं कहता हूं नहीं, मैं उन्हें मनुष्य की तरह देखता हूं। मेरा मानना है कि आप भी जो सामने है उसे मनुष्य की तरह देखें और प्यार करें। आप यह ना देखें उसके नाक नक्शे कैसे हैं, आप यह ना देखें उसका नजरिया कैसा है। आप पहले मनुष्य के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज करें, उससे प्यार करें। कहां मिलेगा प्यार आपको? कहां मिलेगा प्यार? हिंदू मुसलमान में मिलेगा,
स्त्री के शरीर में मिलेगा, भगवान की पूजा में मिलेगा। कहां होता है प्यार? प्रेम जिसे हम कहते हैं, वो प्रेम होता कहां है? बॉडी में नहीं, विचारधारा में नहीं। प्रेम सिर्फ अनुभूति है और उसे अर्जित करना पड़ता है। आधुनिक काल की खूबी यह है कि यहां कोई चीज बनी बनाई रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप बहुत अच्छे अक्लमंद भी होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। आधुनिक काल की खूबी यह है कि यहां हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। प्यार की अनुभूति भी अर्जित करनी पड़ती है, सचेत रूप से अर्जित करनी पड़ती है हर चीज। बिना अर्जित किए कोई चीज नहीं होती। तो जब प्यार पर बातें होंगी तो प्यार कहां मिलेगा? स्त्री के शरीर में या स्त्री की अनुभूति में? प्यार स्त्री की अनुभूति में होता है। यू फील। मैं लौट के आपको ले चल रहा हूं एक बहुत अच्छी जगह, जहां के आप थोड़ी देर के लिए आप सोचें। भारत ने नाट्यशास्त्र लिखा और नाट्यशास्त्र में रसों की परिकल्पना की। पहले 8 थे, फिर 9 हो गए। काय के लिए लिखा? आपको लगेगा कि वो हम जो संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ाते हैं उनके लिए लिखा। आपको यह भी लगेगा कि ये जो तमाम किस्म की जो किताबें लिखी गई, कालिदास, भवभूति, माघ, इन तमाम लोगों ने जो रचनाएं लिखी, जो एपिक लिखे, वो किसके लिए लिखे? आपको लगेगा साहित्य के लिए लिखे। प्रेम का एक रूप वह है जिसे हम लोग अनुभूति के तौर पर जानते हैं। कैसे कम्युनिकेट करती है वो? आप याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम की उस कहानी को। कालिदास ने क्या मास्टरपीस वो किताब लिखी है। उस कहानी को तकरीबन सभी शिक्षित जानते हैं। मैं सिर्फ एक काम की बात मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं, आप जानते हैं वैसे उसे। जब शकुंतला दुष्यंत से मिली, जो दुष्यंत शकुंतला के साथ सोया, उसके साथ प्यार किया, उसके साथ रहा, वह दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार करता है। शकुंतला कहती है कि मेरे पास तुम्हारी दी हुई अंगूठी है, मैं अभी दिखाती हूं। और बाई चांस की बात है वो अंगूठी उसके हाथ में नहीं होती, वो कहीं गिर गई होती है, बाद में मिलती है। और जब अंगूठी सामने आती है तो वो दुष्यंत को याद आता है। इतनी बड़ी कहानी, इस पूरी कहानी में कहानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत और शकुंतला के बीच में जो प्रेम है, वो प्रेम किस चीज पर टिका हुआ है? प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कम्युनिकेशन। जो सच्चा प्रेमी होगा, जो सच्ची प्रेमिका होगी, वो बेहतरीन कम्युनिकेटर भी होंगे। प्रेम शरीर नहीं है, प्रेम कोई वैल्यूज भी नहीं है जिसको कि हमने बनाया है बाद में। प्रेम एसेंशियली क्या है? कम्युनिकेशन। हमने कभी सोचा ही नहीं कि प्रेम कोई कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन प्रेम कम्युनिकेशन है। आप सोचिए इस बात पर कि 1800 वर्ष तक लगातार सिर्फ श्रृंगार साहित्य पर अधिकतर रचनाएं लिखी गई हिंदुस्तान में, और वे सारी की सारी रचनाएं प्रेम आख्यानों पर ही आधारित थीं। वो यांत्रिक थे, रियल था चित्रण, इसे इनमेटीरियल सेकेंडरी है।
लेकिन जो प्रेमाख्यान लिखे गए, उन प्रेमाख्यानों के लिखने के पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कम्युनिकेट हुई, वह है कम्युनिकेशन। प्रेम क्या है? कम्युनिकेशन। कैसे करता है कम्युनिकेट? उसकी तरंगें भी होती हैं, उसकी भाव भंगिमा भी होती है, कई बार भाषा नहीं होती। प्रेम सिर्फ अनुभूति से शुरू होता है और अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाता है तो कभी कभी भाव भंगिमाएं भी दिखाई दे जाती हैं। जो भाषा में प्रेम खोजते हैं वो तो बहुत ही अभी की बात है, भाषा में प्रेम तो बहुत बाद में आया। असल प्रेम तो वह जो कि अंदर से अनुभूति के जरिए होता है, अनुभूति में होता है, जिसे आप फील करते हैं। प्रेम वह जिसे आप महसूस कर सके। हमने प्रेम का कैसा उल्टा पाठ पढ़ाया? पाठ यह पढ़ाया कि हमने बताया कि प्रेम का मतलब है अच्छा सजना, अच्छा संवरना, टिप टॉप। प्रेम का हमने पुरुष को यह पाठ पढ़ाया कि पुरुष अगर प्रेम करना चाहता है तो वो अपने को ताकतवर बनाए, अपने को प्रभावशाली बनाए, अपने को वीर पुरुष बनाए, सत्ता के साथ जुड़ा हुआ बनाए, ऐसा हो जिसका समाज पर असर हो और उसको लोग चल के प्रयास करेंगे। नहीं 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 रूपा सिंह जी, स्त्री के पास सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन है। वो बात दूसरी है कि हम उसके कम्युनिकेशन को समझते नहीं है। स्त्री से अच्छा कम्युनिकेटर कोई नहीं होता। यह मैं बिना किसी प्रशंसा के कह रहा हूं, यह वास्तविकता है। हमें स्त्री को देखने की, उसे समझने की आदत नहीं है। हम तयशुदा ढंग से स्त्री को देखते हैं, इसलिए स्त्री के भावों की हम इज्जत नहीं करते, उसे पकड़ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। हमने सोचा ही नहीं, हमारे लिए सिर्फ किताबी चीजें थी स्त्री। क्योंकि श्रृंगार रस ने हमें जो स्त्री दी वो एकदम बनावटी स्त्री दी, वह पुरुष निर्मित स्त्री दी। हमने सामाजिक प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर सामाजिक प्रेम की धुरी नागरिक चेतना को बनाएंगे तो हिंदू मुसलमान की दीवार अपने आप गिर जाएगी। अगर सामाजिक प्रेम का आधार अनुभूति को बनाएंगे तो फेक अनुभूतियां गायब हो जाएंगी। सच को बीच में लाओ ना, सच के आधार पर प्रेम करो ना, जिसे हम लोग कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम सच्ची अनुभूतियों की मांग करता है, फेक नहीं। साहित्य में तो बहुत बड़े स्केल पर फेक है। मुक्तिबोध ने एक बार लिखा था ये नई कविता के संदर्भ में कि इस दौर में, यानी वो जो 50s के बाद का जो दौर था, 50 से लेके 64 तक, मुक्तिबोध तक ये दौर था, इस दौर में उन्होंने कहा कि साहित्य में अनुभूतियों के नाम पर अनुभूतियों का फ्रॉड बहुत हो रहा है। हमारे अनुभूतियों का फ्रॉड बहुत होता है साहित्य में, जिसकी हम दावे के साथ पेश करते हैं कि बड़ा यथार्थवादी रचनाकार है। साहित्य में कभी बाद में बात करूंगा आराम से। मैं सिर्फ जो चीज शेयर करना चाहता हूं आपसे वो ये कि प्रेम बिना अनुभूति के नहीं होता, और प्रेम की परख सच्चाई पर टिकी हुई है, लेकिन आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते। यू जस्ट फील इट। आपसे अगर यह कहा जाए कि आपको मैं मिश्री खाने को दूं, चीनी खाने को दूं और चॉकलेट खाने को दूं, और कहूं कि आप तीनों की आप मिठास का अंतर बताइए, आप तय मान लीजिए आप नहीं बता पाएंगे। भरत भी नहीं बता पाए थे। रस कहां होता है, इन तीनों की मिठास कैसी है, यू जस्ट फील इट। आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। रस इसी अर्थ में ही अद्वितीय होता है क्योंकि आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्रेम इसी अर्थ में अद्वितीय होता है कि वो आप उसे महसूस कर सकते हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम सद्भाव को महसूस नहीं करते तो आप तय मानिए कि यह अद्भुत अनुभूति, सांप्रदायिक सद्भाव की अद्भुत अनुभूति आपके अंदर नहीं पैदा होगी।
ये किताबी चीज नहीं है, ये राजनीतिक चीज नहीं है, ये अनुभूति की चीज है। और हमने क्या किया है, अनुभूति को गौड़ बनाया और हमने विचारधारा को प्रमुख बनाया है। नहीं, जो लड़का मेरे पास आता है, मैं कभी उससे ये नहीं कहता कि तू क्या विचारधारा स्वीकार करेगा, किस दिशा में जाएगा। मैंने आज तक कभी अपने हजारों लड़के लड़कियों को पढ़ाया मैंने, लेकिन कभी किसी को मैंने ये सजेस्ट नहीं किया कि तुम कौन सी राजनीति पढ़ो, तुम मार्क्सवाद पढ़ो या ना पढ़ो। ये उसका विवेक है, वो तय करे। वो सिर्फ इतना सीख जाए, इतना सीख जाए कि वह चीजों को क्रिटिकली देखे और चुने। चुनने की आदत, चयन का विवेक बहुत जरूरी है। चयन के बिना और चयन के विवेक और चयन के पर्सपेक्टिव के बिना न तो साहित्य रचा जा सकता है, न प्रेम रचा जा सकता है, न समाज रचा जा सकता है, और न संविधान रचा जा सकता है। तो प्रेम तो हो, प्रेम की अनुभूति हो, और फिर उसके बाद आपके पास में प्रेम का परिप्रेक्ष्य हो। हमने क्या किया कि हमने परिप्रेक्ष्य की बातें तो की, लेकिन अनुभूति की बातें नहीं की। अनुभूति को हमने गौड़ माना। साहित्य में तो एकदम गौड़ मानते, औरतें जरूर अनुभूति पर जोर देती हैं, दलित जरूर अनुभूति पर जोर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों के यहां तो अनुभूति प्रमुख है ही नहीं। अनुभूति के बिना प्रेम संभव नहीं है। वो कोई शरीर नोचना थोड़ा ही है, नहीं। तो अच्छा प्रेमी कौन? जो सिर्फ फील कर सके। अच्छी प्रेमिका कौन? जो अच्छी अनुभूति में रह सके और जी सके। और इसके लिए क्या चाहिए? एरिक फ्रॉम ने कहा था कि बहुत शानदार बात कही थी, ये जो आप ये लक्ष्य बना के जो प्यार करते हैं ना, वो बड़ा नुकसान पाते हैं। प्यार को लक्ष्य बना के अर्जित नहीं किया जा सकता। और जब भी लक्ष्य सामने रहेगा, इंटेंशन सामने रहेगी, और फिर आप प्यार करेंगे, तो आप तय मानिए वो प्यार टूटेगा। वो चाहे हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए किया गया प्रेम हो, और चाहे वो देश के लिए किया गया प्रेम हो, जब आपकी इंटेंशन होंगी, जब आपके लक्ष्य होंगे, तो प्यार टूटेगा। प्यार मूल्यवान बने, प्यार समाज में रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे मंशा और लक्ष्य से परे ले जाया जाए। प्योर शुद्ध मानवीय अनुभूतियों के धरातल पर, जहां सिर्फ मनुष्य होते हैं। हां, वहां ना पति होते हैं, न पिता होते हैं, न मां होती हैं, न प्रेमी होते हैं, न प्रेमिका होती हैं, न देशभक्त होते हैं, न राष्ट्रद्रोही भक्त होते हैं। आप सिर्फ मनुष्य होते हैं। मनुष्यों के लिए प्रेम है, ये इस कैटेगरी के लिए प्रेम नहीं है। हम जिस प्रेम के आदी हैं, वो तो इन कैटेगरियों ने बनाया हुआ प्रेम है। ये प्रेमी प्रेमिका का प्रेम तो ये पुंजवाद ने बनाया हुआ प्रेम है, ये जिसको हम जीते हैं और जिसके लिए जान देते हैं और फिर रोते हैं। मानवीय प्रेम जिसे कहते हैं, उस प्रेम के संदर्भ में आप ह्यूमन रिलेशन, सोशल रिलेशन, रिलीजन के साथ अपने संबंध, राजनीति के साथ अपने संबंध, इन सारे संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कीजिए और मनुष्य को उसके केंद्र में रखिए और फील कीजिए। जानते मेरी मुसीबत क्या है? मेरे अंडर में एक लड़की काम करती थी, मुझे मालूम ही नहीं था वो लड़की किस जाति। मैंने आज तक नहीं, मैं कभी अपने विद्यार्थियों से नहीं पूछा तो किस कास्ट की है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, मैं कभी नहीं पूछता। मेरे लिए विद्यार्थी है, वो आई है मेरे यहाँ, वो पढ़ रही है मेरे अंडर में, मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं कभी उसके अतीत को और इतिहास को जानने की कोशिश ही नहीं करता। मैंने आज तक नहीं किसी से पूछा। मैं अभी भी किसी से बात करता हूं तो मैं उससे कभी नहीं पूछता कि भाई साहब आप किस गांव के रहने वाले हो, किस प्रांत के रहने वाले, जो कि आदत है हमारे यहां लोगों की। क्योंकि आजकल ये बीमारी भी फैली हुई है प्रांत के आधार पर प्यार करने की। अरे आप तो यूपी वाले हैं, अरे आप तो मथुरा वाले हैं, हमारे ही संग के हैं। अरे भैया तू कहां गए हो, तू तो बड़ा अच्छा है, तू तो मथुरा को चौबे है। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये? मानवीय पहचान का आधार, मानवीय कम्युनिकेशन का आधार सिर्फ मनुष्य होगा, न क्षेत्र होगा, न जाति होगी, न नेशनलिटी होगी।
आपने स्थिति ये बदतर की है प्रेम की कि अब प्रेम भी पूछा जा रहा है कि जाति से, जाति के आधार पर किया जाएगा। नहीं नहीं, प्रेम को पाने के लिए आखिरी चीज कह रहा हूं मैं, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप दुकान पे गए, पैसे दिए और ले आए। प्रेम बिना कुर्बानी के नहीं मिलता, बहुत कॉस्ट लगती है उसमें, बहुत समय, बहुत अनुभूतियां, बहुत टेंशन, बहुत उत्पीड़न, बहुत सामाजिक मान अपमान, सब कुछ देना पड़ता है। प्रेम पाने के लिए कुर्बानी बेहद जरूरी है। बिना कुर्बानी के आप प्यार नहीं कर सकते। जिन लोगों को सहज भाव से प्रेम मिल जाता है, उनका प्रेम सहज भाव से चला भी जाता है। प्रेम की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, उस सरल प्रक्रिया नहीं है। प्रेम पाने का नाम नहीं है। प्रेम, एरिक फ्रॉम ने जो कहा था वह मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रेम देने का नाम है। प्रेम वही पा सकता है जो प्रेम दे सके। अगर आप प्रेम नहीं दे सकते तो आप तय मानिए आप बहुत खराब प्रेमी हैं। सो प्यार करना है ना, किसी का दिल जीतना है तो दे के देखो, लेके नहीं, दे के देखो। मैंने भी प्यार किया है, एक नहीं एक से अधिक प्यार किया है, लेकिन मैंने दिया है, मैंने लिया नहीं है। मैं ऋणी नहीं हूं। प्रेम देने का नाम है, प्रेम कैरियर नहीं है। क्या प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, आप अपने अंदर में किसी लड़की को प्यार करें, आप उसका कैरियर बनाएं। प्रेम कैरियर का नाम नहीं है। प्रेम का कार्य व्यापार एकदम समाज की बंधनों की सीमाओं के बाहर जाता है। प्रेम बंधन में नहीं बांधता। और हमने क्या किया, प्रेम का मतलब हमारे लिए क्या है, बंधन में बांधना। अब देखो हमारा तुम्हारा प्यार हुआ है, अब शादी कर लो। 9 दिन चले, 2.5 कोस, जहां से चले थे वहीं अब पहुंच के घूम फिर के। प्रेम असीम होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई बंधन नहीं होता। अच्छा प्रेम वह जो बंधन रहित हो। और जो बंधन रहित प्रेम होता है, जो रोज तयशुदा नियमों को तोड़ता है, इसका मतलब नहीं है जो प्रेमी होते हैं, जो समाज को प्यार करते हैं, जो व्यक्ति को प्यार करते हैं, वो अराजक होते हैं। नहीं, प्रेम की फितरत यह है कि वह बंधन में नहीं बंधता, वह रोज बंधन तोड़ता है। प्रेम को अगर पाना है तो बंधने की कला नहीं, बंधनों से मुक्त होने की कला विकसित करो। प्रेम एक आर्ट है। एरिक फ्रॉम की बात सही है। प्रेम क्या है, आर्ट है। और आर्ट के लिए क्या करना पड़ता है, एक अच्छा नाटककार बनना है, एक अच्छा अभिनेता बनना है, एक अच्छा पेंटर बनना है। कैसे बनेंगे आप, एक अच्छे कलाकार कैसे बनेंगे, एक अच्छे शिक्षक कैसे बनेंगे? प्रेम के लिए भी अभ्यास की जरूरत है। जो जितना सघन अभ्यास कर सकता है वह उतना ही अच्छा प्रेम भी कर सकता है। हमने ये मान लिया कि प्रेम के लिए तो किसी एक्सेस अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर प्रेम कला है और प्रेम दिल जीतने की कला है तो इसके लिए बहुत ही सघन अभ्यास की और बहुत ही मेहनत की और कुर्बानी की जरूरत है। बिना इसके प्रेम हासिल नहीं होता। प्रेम कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है, कोई ऊपरी दिखावे की चीज नहीं है कि उसे आप पहन लें। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके घर में सूट टंगा हुआ है, आपने सूट उतार के पहन लिया और आप सूटेड बूटेड हो गए और आप अच्छे प्रेमी प्रेमिका हो गए। प्रेम एक आर्ट है और प्रेम के लिए दिल जीतने की कला विकसित करनी पड़ती है और यह बिना अभ्यास के नहीं आती। इसके लिए कुर्बानी लगती है, इसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। त्याग के प्रेम नहीं मिलता, बिना कुर्बानी के प्रेम नहीं मिलता। इसलिए अगर प्रेम को पाना है तो अभ्यास तो करना होगा। बिना अभ्यास के प्रेमी नहीं हो सकते आप। न देश प्रेमी हो सकते हैं, न समाज प्रेमी हो सकते हैं, न हिंदू मुस्लिम प्रेमी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते आप। क्योंकि प्रेम कोई किताब में लिखा हुआ फार्मूला नहीं है। प्लीज
प्रेम कहां मिलेगा? प्रेम मनुष्यों में मिलेगा। पशु पक्षियों, देश, जंगल, प्रकृति, ईश्वर सब जगह है। यही तो ब्यूटी है। आप प्रेम के बिना इनमें से किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। भगवान को हासिल करना है तो भगवान से भी प्यार करना पड़ेगा आपको। इसलिए भक्ति आंदोलन के कवियों ने भक्ति के साथ में प्रेम को जोड़कर देखा। प्रेम के बिना आप कोई चीज निर्धारित नहीं कर सकते। और हमने क्या किया? प्रेम को हास्य पर डाल दिया। प्रेम एक ऐसा विषय बना दिया, टैबू सब्जेक्ट बना दिया कि प्रेम पर बात मत करो। हर आदमी प्यार करना चाहता है और हर आदमी चाहता है कि उसे प्यार मिले। हर आदमी छटपटाता है कि उसे कोई इश्क करे, कोई लड़की उस पर जान दे। हर आदमी की इच्छा होती है, हर लड़की की इच्छा होती है कोई पुरुष उस पर जान दे। और हम प्रेम पाने के लिए ये बोगस आर्टिफिशियल फिल्मी गाने सुनते रहते हैं, फार्मूला फिल्में देखते रहते हैं और दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे देख देख के हम तालियां बजाते रहते हैं। मैंने भी ताली बजाई, मैंने भी देखी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो। प्रेम वह भी है जो सिनेमा में है। सिनेमा में प्रेम कैसे आता है? एक खाली हल्का सा उदाहरण देके मैं रोकूंगा मैं और इसे बंद करूंगा मैं। हिंदी के सिनेमा ने बड़े लंबे समय तक प्रेम के पूरे प्रपंच को, प्रेम के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो प्रेम शुरू हो जाता था। तब बताइए, वो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, वो बंसी है। अब बंसी के जरिए हिंदी में बरसों फिल्में चली हैं और प्यार चला है। और कैसे प्यार चला है, कैसे प्यार की अभिव्यक्ति हुई है? जब आकाश में पक्षी एक साथ उड़ रहे होते हैं और जो हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, अचानक मालूम पड़ा कि वो दृश्य गायब हो गया और पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप अपने मन में सोचिए कि अब वो किस कर रहे होंगे। वो किस करते हुए दिखाता नहीं है, आप अब फील कीजिए। अब आप फील, अब ये जो प्रेमी प्रेम का जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये अब प्यार कर रहे होंगे। यू जस्ट फील इट। प्लीज, प्रेम सिर्फ आपके अंदर होता है, आप बाहर निकालिए उसे, आप उसे खोजने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।